हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका स्वागत है। मैं विशाल गंगवार फिर से आपके साथ लेके आया हूं क्या एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 की है बेटा, और उसका सवाल नंबर है हमारे पास क्या 5वां सवाल है। ओके, तो 4 सवाल तक अगर किसी को देखना है तो बेटा लास्ट की क्लास में मैंने सॉल्व करवा दिया है, उस क्लास में उस वीडियो में देख लीजिएगा। ओके, 5वें सवाल से शुरू करते हैं। चलिए, कर लियो ना हल? नहीं किए तो कर लो बालक, कब करोगे यार? देखो मुझे नहीं, तुम्हें सीखना है यार, तो एक बार ट्राई तो करो। जो पुराना सिखाया हूं उसी पे आधारित सवाल हैं, और बहुत हलवा हलवा सवाल हैं भाई, उठा के गप से खा लो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आओ देखो। अच्छा, तो क्या लिखा है? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बेटा संख्या 0 पर समाप्त कब होती है? ध्यान करो, कब होती है बताइए जल्दी से। सर जब होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है? 2 और 5 का युग्म उपस्थित होता है। होता है नहीं होता है? होता है सर। तो बस हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखें, तो लिख लेते हैं। आइए हल लिखते हैं। क्या है हल भाई? तो हल है हमारे पास कि कोई संख्या 0 जो 0 पर तभी समाप्त होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में क्या हो? एक तो 0 हो, मतलब सॉरी, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। ठीक, किंतु अब अगर इसका अभाज्य गुणनखंड देखें तो क्या आएगा भाई? परंतु 6 की जो घात है n, ओके, क्या ऐसे लिखो कि 6 की घात n, परंतु छोड़ो नीचे लिख देंगे। 6 की घात n बोले तो क्या आएगा? ये आएगा भाई 2 गुणा 3 की घात n। तो ये क्या हो गया? 2 की घात n गुणा 3 की घात n हो गया। इसमें तो 5 आया ही नहीं, तो हम कह सकते हैं क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 उपस्थित नहीं है। 5 उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है? 5 नहीं है भाई। अब अगर 5 नहीं है तो क्या है? संख्या कभी 0 पे समाप्त होगी? अतः n के किसी भी मान के लिए, n के कोई भी मान के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। अरे समझ में आया क्या? क्लियर है नहीं क्लियर है? क्या किया हमने? कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त होती है जब उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों हो। ठीक, लेकिन इसमें सिर्फ 2 है, 5 तो है नहीं, तो हम बोल सकते हैं क्योंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 उपस्थित नहीं है, अतः n के कोई भी मान के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ में आ गया? बस आपको इतना ध्यान देना है। क्लियर है नहीं क्लियर है? हो सकता है आपकी किताब में दिया हो कि ये 5 से विभाज्य नहीं है, तो बेटा विभाज्य होने का मतलब क्या है? जो उसके गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों से ही तो विभाज्य होती है संख्या। तो बस वही सेम चीज कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो घबराइएगा मत, सेम चीज बोलिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है भाई, अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। अगला सवाल क्या भाई हमारे पास? ये रहा। हाँ भाई, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11, छठा सवाल है, हमें बताना है, दिखाना है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, मतलब एक ये संख्या लिखी है हमारे पास, और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? ओके,
हमें ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले तो चलो आओ भाई देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो स्वयं और एक के अलावा या एक के अतिरिक्त और अन्य संख्याओं से भी क्या होती हैं, विभाजित होती है पूर्णतः, वही तो भाज्य होती हैं सर। आइए जरा ध्यान से देखिए, या फिर बोलो जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, मतलब एक और स्वयं के अलावा अगर कोई और गुणनखंड उन संख्याओं का आ गया तो वो संख्याएं भाज्य हो जाएंगी। आओ पहली संख्या उठाते हैं, हल शुरू करते हैं। हल लिखा मैंने, क्या लिखा बालक, हल। क्या है भाई, हमने संख्या ली 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, अगर इस संख्या की बात करें, आइए तो इस संख्या को चाहूं तो मैं क्या लिखता हूं, क्योंकि 13 इधर भी है 13 इधर भी है, मतलब ये अलग है, सब गुणा में है, ये प्लस में है 13। ठीक, तो जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ 13 उभयनिष्ठ ले सकता हूं, ले लिया सर, तो क्या बचेगा 7 गुणा 11 यहां बचा। ठीक, यहां पे क्या आएगा 13 एकम 13 प्लस 1, तो बेटा क्या आ गया, ये आ गया 13 या 77 प्लस 1 78 हो जाएगा। तो बेटा ये आ गया 13 गुणा 78 हो गया। 78 को चाहो तो 13 छंग 78, हाँ ठीक। तो ये इसको लिखता हूं, क्या लिखता हूं 13 गुणा, चाहो तो इसका करके देख लेना क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 13 आएगा। देखो 78 का अगर हम आवाज जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6 2 नेम 18 3 13 और 13 एकम आ गया 2 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आ गया 2 गुणा 3 गुणा 13। जरा ध्यान से देखो, इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हो गए ना बालक, हो गए नहीं हो गए, 2 है 3 है 13 है, ओके। और ये स्वयं अपने आप में जो संख्या होगी वो भी होगी, एक भी होगा नहीं होगा, या फिर बोले यही बोल दो, ठीक है यही बोल दो, अरे बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए, क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कई संख्याओं से विभाजित हो सकते, अन्य कई संख्या, क्योंकि 2 भी इसका गुणनखंड है, 3 भी है 13 भी है, तो हम कह सकते हैं अन्य कई संख्याओं से विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो सकती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, उन्होंने पूछा था ना क्यों है, तो हमने बता दिया कि भाज्य संख्या क्यों है। क्लियर है नहीं क्लियर है, समझ में आ गया। क्योंकि देखो भाई ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 क्या था, ये देखो 13 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 के बराबर आ रहा नहीं आ रहा है, तो भाई ये 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी, 13 से भी हो जाएगी, स्वयं से भी। तो हम बोल दिया कि स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य कई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्लियर है नहीं क्लियर है, ठीक है। अब चलो अगला समझते हैं, अगला वाला क्या है, अगला वाला है 7 गुणा 6, क्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस है 5, ठीक है। तो इसको क्या करें, इसको भी सिंपल बोले तो क्या कर सकते हैं, इसको बोले तो हम जो भी इसमें कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्या है, 5 इधर भी है 5 इधर भी, 5 उभयनिष्ठ है, ले लो, क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और बेटा ये प्लस में क्या बचेगा, प्लस में 1 बचेगा। ये क्या हो गया भाई, जरा ध्यान से देखें तो क्या आएगा, 7 छंग 42 या फिर 6 6 चौक 24 24 छंग आओ, अच्छा 7 छंग 42 42 दूनी 84 84 गुणा 12 42 दूनी 84 गुणा 12 प्लस 1 है, ठीक है। हल कर लेता हूं तो बेटा क्या आएगा, 12 चौक 48 के 8 आंसर लगा 4, 12 96 और 4 100, 1008 प्लस 1, बेटा क्या आ गया, ये आ गया 5 गुणा 1009। आप चाहो तो इसको विभाजित कर सकते हो अलग से, इसका भाज्य गुणनखंड कर सकते हो, लेकिन दिख रहा है ना कि स्वयं और एक के अलावा ये संख्या 5 से भी विभाजित हो रही है और 1009 से भी विभाजित हो रही है,
तो बस आप बोल सकते हो कि स्वयं, क्योंकि, क्या बोलोगे, क्योंकि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 स्वयं और एक के अतिरिक्त संख्या 5 और 1009 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अतः ये क्या है, विभाजित है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या बालक, भाज्य संख्या है। ठीक है, आप चाहे तो यहां यह भी लिख सकते हो क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है इसीलिए भाज्य संख्या है। यहां पे भी क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है इसीलिए एक भाज्य संख्या है। समझ में आ गया, नहीं आ गया? तो आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। बस क्या है, मैंने आपको लिखवा इसलिए पूरा दिया जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्यों ये भाज्य है। ओके, दोनों कारण सही है। अगर कोई टीचर वो बोले तो गलत मत समझिएगा, वो भी सही है। ठीक है बच्चा, क्लियर है? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या है, अगले सवाल पे आते हैं और आखिरी सवाल है इस प्रश्नावली का। ओके, क्या है भाई, देख लेते हैं। ये रहा प्रश्नावली 1.1 का 7वां सवाल है और ये कुछ इस तरीके से है हमारे पास। क्या है भाई, किसी खेल के मैदान में, क्या है भाई, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ओके, ठीक है, खेल का मैदान है, उसके चारों एक वृत्ताकार, मतलब क्या, एक गोला वाला पथ होगा, अभी देखेंगे। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं सोनिया को? सोनिया को 18 लगते हैं भाई। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके क्या करें, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ओके, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? आपको बताना है कितने समय बाद उन दोनों का दोबारा मिलन होगा। ओके, तो भाई हमें मिलवाना है सोनिया और रवि दोबारा कब मिलने वाले हैं, ये हमें पता करना है। ओके, गुप्त सूत्रों के अनुसार शुरू करें। जरा ध्यान से देखो बालक, मान लो ये हमारे पास क्या है, ओके, ये हमारा एक खेल का मैदान था। ठीक है भाई, इसके चारों ओर क्या है, एक मान लो वृत्ताकार हमारा क्या था, ओके, पथ था। मान लो ये इसके चारों ओर एक पथ है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर? ठीक। अब मान लो यहां पे हमने एक स्टार्टिंग करवाई कि यहां से हमने शुरू किया। ओके, यहां पे ये हमारा प्रारंभिक, जहां से प्रारंभ करने वाला है वो स्थान है। अब इन्होंने क्या बोला कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए वही था, एक ही समय। ओके, जो भी समय मान लो 6 7 जो भी मान लेना, कोई मानना नहीं है आपको। ठीक है, प्रारंभ और पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, जाते भी एक ही दिशा में। तो क्या होगा बेटा, मान लो पहले सोनिया गई, क्या गई, सोनिया गई। ठीक, सोनिया के पीछे पीछे कौन गया, रवि आ गया भाई यहाँ पे। ठीक, रवि। अब दोनों ने एक ही स्थान से शुरू किया। सोनिया जा रही है क्योंकि उसे 18 मिनट लगने, रवि को 12। तो बेटा मान लो इधर जा रहे हैं दोनों, तो रवि क्या होगा, धीरे धीरे आगे निकल जाएगा और 12 मिनट पे सोनिया यहां कहीं पे होंगी, यहां कहीं पे सोनिया होंगी। रवि क्या होगा, रवि पूरा चक्कर पूरा कर, क्योंकि रवि 12 मिनट में कर ले रहे हैं, 18 मिनट में कर रही है। तो भाई रवि क्या होगा, रवि पार कर जाएगा, फिर से यहां पहुंच जाएगा। फिर 12 के बाद फिर रवि इधर जा रहा होगा। जब रवि कहीं यहां कहीं पे, जब 6 मिनट होंगे रवि के, तो 6 मिनट में आधा चक्कर लगा लेगा रवि, क्योंकि 12 मिनट पूरा कर रहा है। ठीक है, तो रवि 1.5 चक्कर पे होगा, तब सोनिया का जाके 1 चक्कर हो पाएगा। तो अब आपको बताना है कि दोबारा कब ये मिल पाएंगे प्रारंभिक स्थान पे, ये बताना है। सही बात है। मतलब क्या है, अगर देखें तो भाई हमें क्या देखना है कि इन दोनों का हमें एक गुणक चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा भाई, कि ये दोनों दोबारा एक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या ही तो चाहिए, छोटी से छोटी संख्या। सही बात है, उसी संख्या पे तो ये दोनों दोबारा मिलेंगे जाके।
कि भाई 18 मिनट के हिसाब से इसके कितने पूरे चक्कर हो जाएंगे जहां पे यहां पहुंच जाए जाके, और 12 मिनट के हिसाब से इसके भी कितने पूरे चक्कर होंगे जिससे यहां मिल जाए जाके। ओके, मतलब क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो सके, तो हमें कुल मिला के इस सवाल में इसका लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा निकालना है। तो हम क्या सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्या चाहिए हमें, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम मान लेते हैं, हल करते हैं यहां पे, हल। ओके, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ओके, कितना हटा दो लोग भाई, समय के बाद, वो समय किसके बराबर होगा, वो समय होगा हमारा, हम कहते हैं लासा के बराबर होगा। किसका लासा? किसका? 18 और 12 का। 18 मिनट और 12 मिनट के लासा के बराबर होगा। तो भाई इसका लासा निकाल लो। 18 12 का लासा बोले तो क्या आएगा, अब देख लो भाई। तो 18 बोले तो क्या है, 18 है भाई 2 नेम 18, 2 गुणा 3 का वर्ग हो जाएगा, और 12 बोले तो 2 का वर्ग गुणा 3 है। अब इसका लासा बोले तो क्या आएगा, लासा अगर मैं बोलूं इनका, तो लासा बोले तो लासा किसका, 18 और 12 का। तो बेटा लासा क्या होता है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड उसकी बड़ी घात। तो बेटा 2 और 3 ही अभाज्य, तो क्या होगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। तो बेटा क्या आएगा, 2 दूनी 4 गुणा नेम, तो 4 नेम 36 मिनट के बाद। ध्यान दो अगर, तो बेटा 36 मिनट वो समय है जब क्या होगा, 18 मिनट में सोनिया चक्कर लगा रही है, तो 18 मिनट में पहला चक्कर पूरा होगा, और 18 मिनट में देखो दूसरा चक्कर पूरा हो जाएगा। तो दूसरे चक्कर के बाद सोनिया यहां पहुंच जाएगी 36 मिनट के बाद। 36 मिनट के बाद सोनिया यहां पे दोबारा पहुंच जाएगी। अब रवि को देखो, रवि भी 12 मिनट में पहला चक्कर लगाया, फिर 12 मिनट में दूसरा चक्कर लगाया, फिर 12 मिनट में जब वो तीसरा चक्कर लगाएगा दोबारा यहां पहुंच जाएगा। मतलब फिर से सोनिया के साथ कौन, रवि पहुंच जाएगा। 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या होंगे, प्रारंभिक स्थान पर होंगे। समझ में आ गया पक्का? तो हम बोल सकते हैं 36 आ गया, तो अतः 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वे पुनः प्रारंभिक, वे पुनः क्या पूछा, प्रारंभिक भी पूछा ना, ठीक है। वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अरे समझ में आ गया? आ गया सर? ठीक है, अगर आ गया तो बेटा जल्दी से नोट, और ये सारे नोट्स बनाते रहना, और अपने कॉपी को अच्छे से बनाओ, ठीक है, और अच्छे से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। ओके, तो यहां पे हमने अपनी प्रश्नावली 1.1 पूरी हल कर ली है। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने क्या वाले हैं, अपरिमेय संख्याओं की उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे, अपरिमेय संख्याओं की अपरिमेयता की उत्पत्ति करने वाले हैं। वो भी किससे, एक मेथड है, वो अगली क्लास में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। एक तरीका है, ओके, एक विधि है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके।